इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियो में आज हम समझेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और साथ ही हम जानेंगे कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है और इसके अलावा हम समझेंगे इंटरनेट की विशेषताओं के बारे में, इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक विशाल ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर्स, सर्वर्स, राउटर्स और डिवाइसेस आपस में जुड़े रहते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसका मतलब कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है पूरे विश्व के साथ में तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जुड़ना पड़ेगा इंटरनेट से, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके डिवाइस को जुड़ना पड़ेगा इंटरनेट से। अगर आपकी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं? पूरे विश्व के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और पूरी विश्व के इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब हम किसी से जुड़ते हैं तभी हम उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इस बात को आप और अच्छे से समझ सकते हैं इस इमेज से। यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये अर्थ का एक इमेज बना हुआ है जिसमें हम विभिन्न कंट्रीज़ को, डिफरेंट देशों को देख पा रहे हैं और डिफरेंट जो देश है वो उनमें हम कुछ डिवाइसेस को देख पा रहे हैं, जैसे लैपटॉप है, प्रिंटर है, ठीक है, मोबाइल है, यहाँ पे टैबलेट है। तो ऐसे हम बहुत सारी डिवाइसेस को देख पा रहे हैं और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इन डिवाइसेस के अलावा राउटर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर राउटर्स हैं, यहाँ पे कुछ स्विच लगे हुए हैं, कुछ सर्वर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी डिवाइसेस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। और देखिए ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जनरली डिफरेंट देशों के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग किया जाता है जो कि अंडर सी भी आए होते हैं। मतलब समुद्र के नीचे से हम ये फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाते हैं तब डिफरेंट देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो संभव हो पाता है इंटरनेट के माध्यम से। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी डिवाइस है, तो अगर हमारी डिवाइस को इंफॉर्मेशन शेयर करना है सबके साथ में तो हमारे डिवाइस को इस नेटवर्क का एक हिस्सा होना पड़ेगा। मतलब हमें भी इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट है तो हम बाकी सबकी इंफॉर्मेशन खुद भी एक्सेस कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन हम बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आप इंटरनेट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि दुनिया भर की डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। अगर हम इंटरनेट की डेफिनेशन को समझें तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें दुनिया में किसी भी जानकारी, व्यक्ति या सेवा से जोड़ता है। मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट एक नेटवर्क है। पहले ये बात आप क्लियर, मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली इसको समझिए। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितनी डिवाइस चाहिए? नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 डिवाइस चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आपका फ़ोन है और आपके फ्रेंड का फ़ोन है, ठीक है, अगर आपने दोनों फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है किसी भी माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, तो आप कहेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन इस मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट कर पा रहा है, वैसे ही ये मोबाइल फ़ोन इस मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट कर पा रहा है। इसका मतलब कि दोनों ने एक नेटवर्क बना लिया है। ठीक है, तो जैसे ये 2 डिवाइसेस का नेटवर्क है वैसे ही इंटरनेट जो है वो लाखों डिवाइसेस का नेटवर्क है। लेकिन है क्या? नेटवर्क जिसमें सभी डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। जो हमें दुनिया में किसी भी जानकारी, मतलब अगर हम इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो हम दुनिया में किसी भी जानकारी, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे और आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मिल जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया की पता कर सकते हैं क्योंकि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जो कि दुनिया के किसी कोने में है तो आप व्हाट्सएप कॉल या मेल के माध्यम से आप उस व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन का उपयोग करके कुछ सामान खरीद सकते हैं।
आप IRCTC या कोई बस की वेबसाइट का उपयोग करके टिकट बुक कर सकते हैं, आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, आप होटल बुक कर सकते हैं। तो डिफरेंट सर्विसेज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं जिसमें सभी लोग आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिससे सब लोग कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे इस डेफिनेशन से आपको ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क जो है वो छोटा भी हो सकता है, जैसे हमने समझा कि ये एक नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क छोटा भी हो सकता है और नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है। तो इस बड़े नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेट को आप दो शब्दों में विभाजित करना चाहोगे, देखो यहाँ पे इंटरनेट जब हम लिखते हैं इंटरनेट, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? इंटर और दूसरा नेटवर्क। ठीक है, इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क मतलब होता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको इस इमेज में दिखाता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे ये लैपटॉप है। ठीक है, ये लैपटॉप इस प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे 3-4 डिवाइसेस और हैं, तो ये आपस में एक नेटवर्क है। ठीक है, इसी तरीके से ये डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क बना रही हैं, इसी तरीके से ये डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क बना रही हैं, इसी तरीके से ये डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क बना रही हैं। फिर हो सकता है कि ये डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये सारे नेटवर्क आपस में भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये सारे नेटवर्क क्या कर रहे हैं? आपस में भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंटर नेटवर्क। मतलब डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट नेटवर्क। अब देखिए, अगर एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होगा, मान लेते हैं कि ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया, अगर दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कि एक ही नेटवर्क के अंदर है, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट, क्योंकि दो डिवाइस एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो या दो से अधिक डिवाइस अगर एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंट्रानेट। लेकिन दो अलग अलग नेटवर्क के डिवाइस, ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क के डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप समझ गए इंटरनेट क्या होता है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इंटरनेट की उत्पत्ति या ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। तो इंटरनेट की शुरुआत 1960s में आर्पानेट के रूप में हुई थी, जिसे US डिफेंस डिपार्टमेंट ने विकसित किया था। मतलब 1960s में, मतलब 1960 के दशक में आर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था। ठीक है, एक नेटवर्क बनाया गया था। जैसे देखिए ये आर्पानेट, अब ये इंटरनेट नहीं है। ठीक है, इंटरनेट अलग है, आर्पानेट अलग है। मतलब 1960 के दशक में उस टाइम इंटरनेट नहीं था, उस टाइम एक नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया आर्पानेट, है ना। और वो नेटवर्क किसने बनाया था? वो नेटवर्क बनाया था US डिफेंस डिपार्टमेंट ने। US डिफेंस डिपार्टमेंट मतलब US मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, है ना। यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क बनाया था जिसको हम कहते हैं आर्पानेट। ठीक है, वो किस लिए बनाया था? उस टाइम क्या था कि जो US का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उसके जो सोल्जर्स होते थे वो अलग अलग जगह जाके वॉर लड़ते थे या युद्ध लड़ते थे, तो उनसे कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था। ठीक है, उस नेटवर्क का नाम उन्होंने दिया था आर्पानेट। और बाद में यही आर्पानेट समय के साथ रिसर्च पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए और पब्लिक सर्विस तक फैल गया। ठीक है, मतलब कि शुरुआत हुई थी आर्पानेट से। उस टाइम इंटरनेट का ऐसा कोई प्लान नहीं था, आर्पानेट से शुरुआत हुई, लेकिन आर्पानेट का उपयोग फिर रिसर्च पर्पस के लिए होने लग गया। ठीक है, फिर एजुकेशन पर्पस के लिए होने लग गया, फिर कमर्शियल पर्पस के लिए होने लग गया, फिर पब्लिक सर्विस तक ये आर्पानेट फैल गया। और इसी को हम कहते हैं इंटरनेट। जब ये एक नेटवर्क डिफरेंट कामों के लिए पूरी दुनिया में उपयोग होने लगा तब हम इसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, मतलब जब शुरुआत में US डिफेंस डिपार्टमेंट ने आर्पानेट शुरू किया था
तो उनको नहीं लगा था कि इस तरीके से पूरी दुनिया ही आपस में कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते पहले यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने आरपानेट बनाया ताकि वो अपने सोल्जर से कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद में कुछ रिसर्च के लिए उन्होंने उस नेटवर्क को और बड़ा किया, फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए और बड़ा किया। ऐसे बड़ा करते करते पूरे विश्व के लोग इस नेटवर्क से जुड़ गए और यही हम इसी को कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो वही यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी इंटरनेट की, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ इंटरनेट। उसके बाद अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास डिवाइस होना चाहिए। डिवाइस कौन सा? जैसे मोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें से कुछ हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे आपके पास जियो की सिम है, ठीक है, किसी के पास एयरटेल की सिम है, किसी के पास वोडाफोन की, ठीक है, वोडा और आइडिया मिल गए हैं, है ना, तो वोडाफोन या आइडिया की सिम है। तो ये जो है ये सब कहलाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ISP, ये लोग क्या कहलाते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जब आपको इंटरनेट चलाना हो तो सबसे पहले तो आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, मोबाइल, PC या लैपटॉप। उसके बाद में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए और उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप मोबाइल डेटा, वाईफाई या ब्रॉडबैंड के माध्यम से कनेक्ट हो। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे हम रिचार्ज नहीं कराते इंटरनेट के लिए, तो अगर आपका डेटा ख़त्म हो गया तो आप इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेटवर्क कनेक्शन बेसिकली चाहिए। अगर आपके पास ISP है भी, आपके मोबाइल में नेटवर्क आ भी रहा है, तो नेटवर्क कनेक्शन भी आपको चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए? ये तीनों जब हो जाएंगे आपके पास तो आपको ब्राउज़र चाहिए। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप से इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं तो आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र क्या होते हैं? ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं। अगले वीडियो में हम डिफरेंट ब्राउज़र्स की चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर आप मोबाइल में उपयोग कर रहे हैं इंटरनेट का तो आपके मोबाइल में भी ब्राउज़र रहता है, हालांकि, है ना, ब्राउज़र आपके मोबाइल में भी रहता है, लेकिन आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं यूट्यूब ऐप के माध्यम से, फेसबुक ऐप के माध्यम से, इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से भी आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें चाहिए आपको इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है इंटरनेट, इस बात को अब हम समझते हैं। इंटरनेट पर जो डेटा होता है वो पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो भी डेटा हम इंटरनेट में शेयर करते हैं वो डेटा किस रूप में ट्रेवल करता है इंटरनेट में? पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। जैसे कि जब हमारे मोबाइल से, यहाँ पे मैं एक मोबाइल बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे मोबाइल है, ठीक है, हमने अपने मोबाइल में मान लीजिए कोई वीडियो यूट्यूब में सर्च किया, ठीक है, तो वो जो सर्च रिक्वेस्ट होगी वो पैकेट्स के रूप में, ठीक है, सर्च रिक्वेस्ट क्या होगी? इंटरनेट में पैकेट्स के रूप में आगे जाएगी। ठीक है, हमने तो क्लिक किया कि हमें ये वीडियो देखना है, लेकिन वो रिक्वेस्ट जो होगी पैकेट्स के रूप में। अब ये पैकेट्स कैसे बनता है, इस बात की चर्चा हम आने वाले सेमेस्टर्स में करेंगे। ठीक है, अभी इस कोर्स के लिए बस आप इतना ही समझो कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं इंटरनेट में वो पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। अब ये पैकेट जाता है राउटर्स के पास में, और राउटर्स का काम क्या होता है कि इस पैकेट को सही सर्वर तक पहुंचाना, क्योंकि इंटरनेट में काफ़ी सारे सर्वर होते हैं, तो आप जो रिक्वेस्ट करोगे उसके सर्वर में ये पैकेट पहुंचना चाहिए। तो राउटर्स का ये काम होता है कि पैकेट को सही सर्वर तक पहुँचाना। और जब सर्वर तक हमारा ये जो पैकेट है, डेटा पैकेट ये पहुंच गया, तो सर्वर हमें क्या करेगा? जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है, जो भी हमने वीडियो देखने को बोला है, जो भी हमने वेबसाइट खोलने को बोला है, उसका जो रिप्लाई होगा, उसका जो डेटा होगा जो हमें देखना है, वो हमें वापस भेजेगा इसी तरीके से। कौन? सर्वर। ठीक है, मतलब हमारे मोबाइल से निकला हुआ डेटा पैकेट्स के रूप में राउटर्स के माध्यम से सर्वर तक जाएगा, और सर्वर जो होगा हमारी रिक्वेस्ट को देखेगा, हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए डेटा को पैकेट्स के रूप में हमें वापस भेजेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके से इंटरनेट काम करता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए कि यूट्यूब वीडियो चलाने पर रिक्वेस्ट पैकेट सर्वर को जाता है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट पैकेट, है ना, मतलब हमने सर्वर को क्या भेजा है? रिक्वेस्ट पैकेट, कि कुछ हमें वीडियो देखना है तो उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजा।
सर्वर से वीडियो पैकेट्स वापस आते हैं, सर्वर से वापस क्या आता है, वीडियो पैकेट्स आते हैं, सर्वर से वीडियो पैकेट्स आते हैं हमारे पास वापस, और ब्राउज़र जो है उन्हें प्ले करता है। ठीक है, तो जो भी यूट्यूब में हमें देखना है वो ये तो ब्राउज़र में हम प्ले कर सकते हैं, या तो यूट्यूब ऐप में भी हम उस चीज़ को प्ले कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंटरनेट के उपयोग क्या क्या है। इंटरनेट के उपयोग या एप्लीकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो इंटरनेट आज लगभग हर क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है, जैसे आपको कम्युनिकेट करना हो किसी से, इंटरनेट पर किसी से कम्युनिकेट करना हो, मतलब पूरे विश्व में किसी से कम्युनिकेट करना हो, तो आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। एजुकेशन पर्पस के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है, ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आप क्या करते हो, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो। अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंटरनेट का ही उपयोग कर रहे हो। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए तो हम इंटरनेट का बहुत उपयोग करते हैं, यूट्यूब हम चलाते हैं, मूवीज़ हम देखते हैं, म्यूज़िक हम सुनते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह तो हम रोज चलाते ही हैं। तो इंटरटेनमेंट के लिए भी हम इंटरनेट का बहुत भारी उपयोग करते हैं। उसके अलावा बिजनेस पर्पस के लिए भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से कुछ सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मार्केटिंग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज है हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस भी ओपन करना हो, अगर आपको ऑनलाइन स्टोर खोलना हो अपना, तो भी आप इंटरनेट की सहायता से वो सारे काम कर सकते हो। तो बिजनेस पर्पस के लिए भी इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा फाइनेंस के लिए, नेट बैंकिंग के लिए, यूपीआई के लिए, वॉलेट के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। उसके अलावा हेल्थ के लिए भी अब हम इंटरनेट का उपयोग करने लग गए हैं। जैसे अगर आपको डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो आप इंटरनेट का उपयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिनकी मदद से आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और वो आपको दवाई या प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट की विशेषताएं क्या है। इंटरनेट की विशेषता क्या है, ग्लोबल कनेक्टिविटी, मतलब हम इंटरनेट का उपयोग करके ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं। फास्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस, मतलब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरनेट होता है वो मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है, जैसे टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को। उसके बाद में रियल टाइम कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट जो होता है 24 आवर, सातों दिन अवेलेबल रहता है। और लो कॉस्ट सर्विसेज होती हैं किसमें, इंटरनेट में, मतलब जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके हिसाब से आपको काफ़ी कम कॉस्ट देनी पड़ती है इंटरनेट में। उसके बाद में इंटरनेट से मिलने वाली मुख्य सुविधाएं आप देख सकते हैं, जैसे आप ईमेल कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, वॉइस ओवर आईपी कॉल कर सकते हैं। वॉइस ओवर आईपी कॉल मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है कि जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो ना, व्हाट्सएप कॉल जब आप करते हो, तो जब आप व्हाट्सएप कॉल करते हो तो आपका जो डेटा होता है वो इंटरनेट के माध्यम से, या आपका जो वॉइस होता है वो इंटरनेट के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वॉइस ओवर आईपी। ठीक है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब भी आप वॉइस कॉल करते हो या वीडियो कॉल करते हो तो आपका जो डेटा है वो इंटरनेट के माध्यम से ट्रेवल करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर आईपी। उसके अलावा हम इंटरनेट में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, क्लाउड में डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं हमें इंटरनेट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं। इंटरनेट के एडवांटेजेस मतलब इंटरनेट से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इंटरनेट से हमारा क्या फ़ायदा है, हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी नॉलेज, कहीं भी इंफॉर्मेशन है तो हम इंटरनेट के माध्यम से उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट के, हमारा टाइम और मनी बचता है जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो हमारी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती है। हम फास्टर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब जो हमारी कम्युनिकेशन होती है काफ़ी तेज़ होती है। डिजिटल सर्विसेज अब अवेलेबल हो गई हैं, जो भी चीज़ें पहले आपको ऑफलाइन आपको एक्सेस करनी पड़ती थी, अब वो सारी सर्विसेज आपको डिजिटली आपको अवेलेबल है। ठीक है, डिजिटल सर्विस अवेलेबल है। जैसे पहले टिकट बुक करने के लिए आपको जाना पड़ता था काउंटर में, ठीक है, लेकिन अब आप टिकट जो है वो डिजिटली बुक कर सकते हैं। ठीक है, आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब डिजिटल सर्विस
की अवेलेबिलिटी हो गई है, किसके वजह से, इंटरनेट की वजह से। उसके अलावा ग्लोबल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो गई है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप ग्लोबली, आप पूरे विश्व भर से कनेक्टेड है, ठीक है। ग्लोबल कनेक्टिविटी पॉसिबल हुई है किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। इसके बाद इंटरनेट के एडवांटेजेस को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इंटरनेट की चुनौतियाँ या इस इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। क्योंकि अगर इंटरनेट के फ़ायदे हैं तो इंटरनेट के कुछ नुकसान भी होंगे, तो उन नुकसानों को हम एक एक करके समझते हैं। तो इंटरनेट का जो सबसे कॉमन और सबसे पहला नुकसान है वो है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड मतलब क्या होता है, ऐसे फ्रॉड जो कि ऑनलाइन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइबर फ्रॉड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको मेल में या आपके व्हाट्सएप में, ठीक है, या आपको कॉल आए कि अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप 1000 रुपये जमा करिए और हम आपको इंटरव्यू कराएंगे, उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। ये एक तरह का फ्रॉड बहुत कॉमन है जो कि होता है। उसके अलावा आपको फ़ोन आ सकता है कि आपका बैंक से हम बोल रहे हैं और केवाईसी आपका ख़त्म हो गया है, तो हम आपकी केवाईसी कर रहे हैं, बस आप अपना डिटेल बता दो और ओटीपी भेज देना हमें। तो इस तरीके का ये फ्रॉड होता है। उसके अलावा लॉटरी सिस्टम वाला फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होता है इंटरनेट में, कि आप किसी वेबसाइट में गए, ठीक है, और वहाँ पे कोई लिंक मिली तो आप उसमें क्लिक किए तो आपको पता चला कि आपकी लॉटरी लग गई है ना, और लॉटरी की कीमत हो सकती है कि 1 करोड़ रुपए हो। तो वो आपको बोलेंगे कि आपको अगर 1 करोड़ रुपए लेना है तो पहले आप 10,000 रुपये जमा करो, ठीक है। 10,000 रुपये जमा करोगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको जो इनाम है वो चाहिए, और उसके बाद में हम सारा पैसा आपके अकाउंट में भेज देंगे। तो इस तरीके से कुछ फ्रॉड होते हैं, इन्हें हम साइबर फ्रॉड कहते हैं। उसके अलावा इंटरनेट के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनमें एक डिसएडवांटेज होता है प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू मतलब क्या होता है कि जो भी आपके मोबाइल में डेटा है वो आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल में है, लेकिन जो भी डेटा आपके मोबाइल में है वो लगभग सारा डेटा इंटरनेट में है, ठीक है। मतलब जब से हम इंटरनेट का उपयोग करने लग गए हैं, प्राइवेसी की तो बात पूरी ख़त्म ही हो गई है। मतलब प्राइवेसी कुछ भी नहीं है, आपके मोबाइल का सारा डेटा इंटरनेट में एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप जो है अलाउ कर देते हैं एक्सेस, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, अगर आपने गलती से अलाउ कर दिया तो आपका मोबाइल का डेटा क्या है, एक्सेस हो रहा है। और उसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो हम जानते ही हैं कि मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे गेम्स और रील्स में अपना काफ़ी सारा समय बर्बाद कर देते हैं जो कि उनके भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो एडिक्शन काफ़ी ख़तरनाक होता है इंटरनेट का। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन होता है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको कॉल आ जाती है, ठीक है, आपको कोई सजेशन आ जाता है। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपके काम से आपको भटकाते हैं। उसके अलावा और क्या नुकसान है इंटरनेट का, फेक न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है इंटरनेट में, ठीक है, क्योंकि आपका अटेंशन खींचने के लिए ऐसी न्यूज़ बनाई जाती है जिससे लोगों का अटेंशन है ना उस वेबसाइट में आए, उस न्यूज़ में आए, ताकि वो आपका कीमती समय या आपका अटेंशन ले सके, ठीक है। तो इस तरीके की जो न्यूज़ होती है उस वो आप सुन लेते हो, आप फॉरवर्ड करते हो, आप भी गलत समझते हो, बाकी लोग को भी गुमराह करते हो। तो ये सब फेक न्यूज़ भी इंटरनेट पे हम बहुत कॉमनली देखते हैं। उसके अलावा वायरस और मालवेयर का भी खतरा रहता है हमें इंटरनेट में, क्योंकि हम कई बार कुछ ऐसा वेबसाइट या कोई ऐसी ऐप हम एक्सेस कर लेते हैं जो कि बनाया ही गया है ताकि हमारा डेटा या हमारे डिवाइस को ख़राब करने के लिए बनाया ही गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आप उन्हें देखो, उसको क्लिक करो, उसको इंस्टॉल करो, या तो आपका डेटा करप्ट कर देंगे या तो आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेंगे, ठीक है। तो ये सब भी हमें इंटरनेट पर देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा सोशल आइसोलेशन भी बहुत बड़ा इशू है या डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। क्या होता है कि जब आप इंटरनेट ज़्यादा उपयोग करते हो तो आप लोगों से सोशली कनेक्ट होना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको मोबाइल के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करने लगते हो। तो आप क्या करते हो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, जिससे डिप्रेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है आजकल के समय में। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस है इंटरनेट के। आप इन डिसएडवांटेजेस को थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कि इन डिसएडवांटेजेस के चक्कर में आप ना पड़ो,
ठीक है। उसके बाद इंटरनेट में सुरक्षित रहने के कुछ उपाय और नियम हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अगर आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो जो भी आप वेबसाइट, जो भी आप अकाउंट बनाते हैं उसमें पासवर्ड आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। आप अपना पासवर्ड ऐसा बनाएं जो पासवर्ड आपका कोई और गेस ना कर पाए। उसके बाद में अननोन लिंक्स को आप ओपन ना करें। अगर कोई लिंक आपके फ्रेंड ने शेयर करी है या किसी अननोन इंसान ने शेयर करी है और आपको लग रहा है कि इस लिंक में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप उस लिंक को ओपन ना करें। एंटीवायरस का उपयोग करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें, ठीक है। अगर आपको कहीं पे स्टेशन में, कहीं बस स्टैंड में पब्लिक वाईफाई मिल रहा है तो उस पब्लिक वाईफाई से आप कोई भी पैसे वाला ट्रांजैक्शन ना करें, और नेट बैंकिंग तो आप भूल कर भी उसमें ना ओपन करें, ठीक है। उसके बाद रेगुलर बैकअप रखें। जो भी आपका डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, उसका आप रेगुलर बैकअप रखें, क्योंकि क्या पता कब कौन सा वायरस आ जाए और आपका पूरा डेटा करप्ट कर दे, ठीक है। तो रेगुलर बैकअप लेते रहें जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेटा है, और अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। उससे क्या होगा कि आपकी भी अवेयरनेस और बढ़ती रहेगी और आपको याद रहेगा कि जो हम लोगों को बता रहे हैं वो हमें खुद भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कम चांसेस है कि आप इंटरनेट के फ्रॉड में पड़ोगे। अब उसके बाद देखिए मिनी एक्टिविटी है, लैब ओरिएंटेड है, क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो आपको लैब में भी कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपका इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ में बढ़े। तो आपको ये खुद से ट्राई करना चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपना आईपी एड्रेस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस ही वो एड्रेस है जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है। तो आईपी एड्रेस को देखने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कि अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देखने का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं व्हाट इज़ माई IP, ठीक है। व्हाट इज़ माई IP एड्रेस एक ऐसी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी पब्लिक IP एड्रेस मिलेगी, ठीक है। दो तरीके के IP एड्रेस आपको दिखाई जाएगी, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, ठीक है। IP वर्जन 6 अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, IP वर्जन 4 दिया हुआ है। ये जो है आपकी पब्लिक IP एड्रेस है, ठीक है। और पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस क्या होती है, इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। जब हम दूसरा कोर्स जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि इस वेबसाइट से आप अपना पब्लिक IP एड्रेस पता कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्राइवेट IP एड्रेस पता करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है उसमें कमांड विंडो आपको खोलनी पड़ेगी। आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे CMD, ठीक है। तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट में आप क्लिक करेंगे और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे आप लिखेंगे IP config, ठीक है। IP config आप ऐसा लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपकी प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये IPv4 एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो IP एड्रेस है ये है प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। और जो हमने उस वेबसाइट में देखी वो है पब्लिक IP एड्रेस। तो ये दोनों तरीके के एड्रेस होते हैं जो कि आप पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एड्रेस देख सकते हो अपना। और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी क्या है, दूसरी एक्टिविटी है कि किसी वेबसाइट का URL या डोमेन को आपको समझना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किसी वेबसाइट का URL या डोमेन क्या है। URL का फुल फॉर्म जान लीजिए आप। URL का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में डोमेन मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे एक URL देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा URL कहलाता है, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाता है, URL, है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो यहाँ पे है URL कहलाता है, ठीक है। अब इस URL से हमें समझ में आ रहा है कि ये इसमें डोमेन जो है वो गूगल है, ठीक है। गूगल डोमेन का URL है ये, ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक का URL हो सकता है, इंस्टाग्राम का URL हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, URL। अब देखिए URL में कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे हिस्से होते हैं। जैसे कि ये पहला हिस्सा जो है, पहला पार्ट है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमें बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है इस URL में,
तो हम बोलेंगे HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, और S का मतलब होता है सिक्योर। तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है इस डोमेन से एक इंफॉर्मेशन को मंगाने के लिए, ठीक है, डोमेन गूगल डोमेन से इंफॉर्मेशन को मंगाने के लिए हम HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए ये गूगल जो लिखा है ये डोमेन है, और इसके बगल में जो लिखा है ये www, ये सब डोमेन है। ये क्या है? सब डोमेन है। सब डोमेन क्यों है? क्योंकि गूगल डोमेन के अंदर हम www सर्विस को एक्सेस करना चाह रहे हैं। www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आप इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए कि www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो हम गूगल की वर्ल्ड वाइड वेब वाली सर्विस यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब डोमेन, ठीक है। ये क्या है? ये है सब डोमेन, और ये क्या है? डोमेन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये जो www, हालांकि मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये नोट्स मैं आपको दूंगा। देखिए HTTPS क्या है? प्रोटोकॉल है। www सब डोमेन है। गूगल जो है डोमेन नेम है ना, गूगल डोमेन है, ये सब डोमेन है। तो देखिए सब डोमेन अगर www है, इसका मतलब कि सब डोमेन इसके अलावा भी कुछ होगा। हाँ बिल्कुल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा mail.google.com, ठीक है। तो ये मेल एक सब डोमेन है, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम गूगल की मेल सर्विस का उपयोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी सब डोमेन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा drive.google.com, इसका मतलब हम गूगल की ड्राइव सर्विस का उपयोग करना चाह रहे हैं। उसके अलावा भी होता है जैसे docs.google.com, जब हम गूगल डॉक का उपयोग करते हैं तब इस तरीके से ये URL लिखता है, मतलब ये सब डोमेन हमें डॉक्स का उपयोग करना होता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार ओपन करके, ठीक है। उसके बाद देखिए ये .com जो है इसको हम बोलते हैं TLD। क्या बोलते हैं इसको? TLD। T का मतलब होता है टॉप, L का मतलब होता है लेवल, और D का मतलब होता है डोमेन, ठीक है। ये क्या है? ये टॉप लेवल डोमेन है। तो .com के अलावा और कौन कौन से टॉप लेवल डोमेन होते हैं? तो .com के अलावा .org होता है, ठीक है, .edu होता है एजुकेशन के लिए, .in होता है इंडिया के लिए, .uk होता है। इस तरीके से बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन होते हैं। उसके बाद देखिए ये जो सर्च लिखा हुआ है ये पाथ है, रास्ता है कि हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडिया वो कीवर्ड है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो सर्च है वो पाथ है, और जो यहाँ इसके बाद है ये क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये URL लिखा हुआ है, ठीक है। इस URL देखिए ये प्रोटोकॉल है HTTPS, उसके बाद में www क्या है? सब डोमेन है, गूगल डोमेन है, और ये टॉप लेवल क्या है? TLD, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो उसके बाद देखिए गूगल की डिफरेंट सर्विस होती है, जैसे अभी हम वेब सर्विस देख रहे हैं तो इसलिए www है। उसके अलावा अगर हम जीमेल ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए विभिन्न सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर हम मेल ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मेल ओपन किया तो यहाँ पे लिख के क्या आ जाएगा? mail.google.com, ठीक है। यहाँ पे mail.google.com लिख के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ड्राइव ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ड्राइव हो गई, देखिए ये है ड्राइव ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा drive.google.com, ठीक है। यहाँ पे पूरा www लिख के नहीं आएगा, यहाँ पे HTTPS मतलब प्रोटोकॉल, फिर drive.google.com, ठीक है। इसी तरीके से जो डॉक सर्विस है वो भी हम देख सकते हैं, गूगल डॉक्स वाला, देखिए docs.google.com, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं विभिन्न सब डोमेन को। तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए एक और यहाँ पे आपके लिए लैब एक्टिविटी है, मिनी एक्टिविटी लैब ओरिएंटेड, वो है कि पिंग कमांड को आप समझिए क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल होती है। पिंग कमांड से हम ये देखते हैं कि सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, ये कमांड विंडो है, मैंने अभी खोला CMD डाल के, है ना पहले, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा पिंग, ठीक है, फिर उसके बाद लिखूँगा google.com, तो इसका मतलब ये होगा
कि मेरे सिस्टम से google.com सर्वर पर कुछ पैकेट भेजे जाएंगे और देखा जाएगा कि वहाँ से रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो देखिए, क्योंकि मेरा नेट कनेक्टेड है, ठीक है, अभी इंटरनेट से जुड़ा हूँ मैं, तो मेरे कंप्यूटर से निकले हुए पैकेट google.com तक जा रहे हैं और देखिए वापस आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए ये रिप्लाई फ्रॉम लिखा हुआ है, ये रिप्लाई फ्रॉम मतलब गूगल का आईपी एड्रेस है ये, मतलब गूगल से रिप्लाई आ रहा है। और रिप्लाई का टाइम देखिए लिखा है 58 मिली सेकेंड, 49 मिली सेकेंड, मतलब 4 पैकेट भेजे गए हैं और इन चारों पैकेट का जो रिप्लाई टाइम है मतलब जाने का और आने का यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जैसे पैकेट्स कितने भेजे गए हैं, पैकेट्स कितने रिसीव हुए हैं, लॉस्ट कितने पैकेट हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं जिस नोट से आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मोर नाम की बटन दिखेगी। इस बटन को क्लिक करने पर आपको यहाँ पे ये गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा और जब आप इस लिंक को ओपन करोगे, ठीक है, इस लिंक को आप जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स की ये नोट्स पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी तो पहले नोट्स है, मैं फोल्डर बना के आज की इस नोट को शेयर कर दूंगा, फिर आगे जो वीडियोस बनाऊंगा मैं यहीं पे सारे नोट्स को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।